Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about Nazism and the rise of Hitler part 4. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कल हम लोगों ने हिटलर के उदय के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था हिटलर की स्टोरी के बारे में कि आखिर उसकी कहानी जो थी किस तरीके से शुरू हुई और हिटलर जो था इतने बड़े जर्मनी में हिटलर ही क्यों अस्तित्व में आया। ऑलराइट, तो हमने उसमें देखा था कि जो हिटलर है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में होने के साथ उसने गरीबी की वजह से आर्मी को ज्वाइन किया। देन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसने कई सारे युद्ध लड़े और उसकी जो विचारधारा थी एक तरीके से नास्ती वाद की विचारधारा ही थी। उस विचारधारा से जर्मनी के लोगों में एक तरीके से वो छा गया और आग की तरह उसकी जो भावनाएं थी, जो विचार थे, वो जर्मनी के लोगों में वो बैठ गए, क्योंकि वो उन्हें एक तरीके से ख्वाब दिखाता था कि ये देश ऐसा होगा, ये देश ऐसा होगा। यानी कि ख्वाबी पुलाव जो था वो पकाता था और कुछ नहीं करता था, और उसी के चलते उसने बहुत कुछ पाने की कोशिश भी की। तो अब हम बात करते हैं पुनर्निर्माण के बारे में। तो पुनर्निर्माण किसका? जर्मनी का पुनर्निर्माण। तो जिन्होंने हमारी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और 4 तारीख का आपका यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प दी जाएगी एक तरीके से। यानी कि उसमें एक तरीके से करंट अफेयर से रिलेटेड डेली क्विज कराए जाते हैं, या बहुत सारी जो पीडीएफ है यूपीएससी से रिलेटेड उसमें वो होती है। तो आप अगर चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार्क साख्त को सौंपी। तो साख्त ने सबसे पहले किया क्या कि जो सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्ध कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। तो देखिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी की एक तरीके से जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो गई थी। आप लोगों को पता ही होगा कि लोगों को बग्गियों में पैसे भर करके पाव रोटी का भुगतान करने के लिए दिखाया गया है। यानी कि पाव रोटी का भुगतान करने के लिए भी उन्हें इतनी सारी भारी मात्रा में मुद्रा जो थी वो लेकर जानी होती थी। यानी कि जो जर्मनी की मुद्रा की वैल्यू थी वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, कितनी बात की थी कि $1 में 9,88,60,000 जो था उनका एक तरीके से मुद्रा की वैल्यू थी। तो यानी कि इतनी कम मुद्रा की वैल्यू का मतलब हो गया, अगर उनको कोई 70 रुपये की चीज़ लेकर आनी है, $1 की उस समय चीज़ लेकर आनी है, तो उन्हें 9,88,60,000 रुपये जो है एक रुपये नहीं, जो उनकी मुद्रा है जर्मनी की, तो वो उनको लेकर भुगतान करना होता था। तो इतनी ज़्यादा जो बेकार थी अर्थव्यवस्था थी जर्मनी की उस दिनों। तो विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर का फ़ौरन कामयाबी मिली। तो साल 1933 यानी कि 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। इससे पल्ला झाड़ लिया, एक तरीके से लीग ऑफ नेशन को उसने छोड़ दिया। तो 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और जन एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 यानी कि 1938 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी में मिला। इसके बाद उसके चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामो समर्थन मिल रहा था, इसलिए इंग्लैंड की नज़र में वसीय संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। घरेलू और विदेशी मोर्चों पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबों से ऐसा लगता था कि देश की जो नियति है वो अब पलटने वाली है। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। सख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए। तो देखिए, जो सख्त था एक तरीके से जर्मनी के अर्थव्यवस्था को लेकर उसे सलाह देता था कि इस तरीके से हम अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत कर सकते हैं, या हमें जो सरकारी एक तरीके से खजाना है या सरकारी मुद्राएं हैं जो भी है, तो वो किस तरीके से खर्च करना है जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बैलेंस रहे, यानी कि संतुलित रहे।
तो इस तरीके की एडवाइस जो था वो हिटलर को देखता था। कौन देता था? अर्थशास्त्री साख्त। तो उसने कहा कि क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में चल रहा है तो इसलिए, लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। यानी कि हिटलर का मानना था जो काम करना है एक तरीके से फास्ट एंड फेरियस तरीके से करना है, कोई भी एक तरीके से एहतियात वाले काम को लेकर नहीं करना। फिर सख्त को उनको पद से हटा दिया। एक तरीके से इस बात को देखते हुए सख्त को पद से हटा दिया गया। तो हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। तो यानी कि फिर से दोबारा युद्ध जो था उसने युद्ध करने की सोची। तो वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में यानी कि 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखिए ऐतिहासिक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि हिटलर ने साल 1939 में कहाँ पर कब एक तरीके से हमला किया था। तो पोलैंड पर सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो हमला किया गया था। तो पोलैंड यहीं से ही द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी शुरू हो जाती है। तो पोलैंड पर हमला करने के बाद इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि का हस्ताक्षर किया। त्रिपक्षीय संधि यानी कि 3 देशों का एक तरीके से एक साथ मिलना वो त्रिपक्षीय संधि कहलाता है। तो इस संधि के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया और यूरोप में ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करते वाली कठपुतलियाँ सरकारें बिठा दी गई। तो नाज़ी का एक तरीके से जो है वो समर्थन करते थे तो उन्हें बैठा दिया गया था सरकार के तौर पर। तो 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत जो थी वो अपने शिखर पर था। यानी कि हिटलर जो था अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरीके से ताकतवर मान रहा था। वो सोच रहा था कि मैं पूरी दुनिया पर एक तरीके से कब्जा कर लूँगा और जो उसे चाहिए एक तरीके से संसाधनों की जो कमी थी उसे पूरा कर लूँगा। तो एक तरीके से हिटलर की जो सोच थी वो बिना सोचे समझे, एक तरीके से मैं तो कहूँगा कि बिना सोचे समझे ही कोई काम को करता था। और कट्टरपंथी तो आप लोग जानते ही हैं कि वैसे ही था। तो हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालीन सपनों पर केंद्रित कर दिया और वह जर्मनी जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह यानी कि लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था। जून साल 1941 यानी कि 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। तो देखिए भाई, सोवियत संघ का मतलब होता है यूएसएसआर। अब यूएसएसआर को तो आप जानते ही हैं कि सबसे ताकतवर देशों में से एक है। तो हमला करना यानी कि ये ऐतिहासिक जो थी उसकी बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मनी पश्चिमी मोर्चे ब्रिटिश वायुसैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया और जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने तबे जो थी चने चबवा रही थी। तो सोवियत लाल सेना और स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पड़ गए और सोवियत लाल सैनिकों के पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में बर्लिन में बीचों बीच जा पहुँचे। और इस घटनाक्रम में अगली आधी सदी में के लिए पूरे समूचों पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित किया। तो देखिए, तो यूएसएसआर पर एक तरीके से जो हमला करना था उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो हमला करने के बाद हुआ क्या कि जो सोवियत था यानी कि एक तरीके से रूस था, आज वर्तमान समय का रूस, तो रूस ने एक तरीके से जर्मनी को घुटने टिकवाने पर एक तरीके से मजबूर कर दिया था, क्योंकि रूस ऐसे ही नहीं था, रूस सबसे ताकतवर देश था। तो फिर क्या हुआ, तो देखिए अमेरिकी इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा और अमेरिकी पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। तो देखिए अमेरिका में भी एक अर्थशास्त्री आ चुके थे उस वक्त। तो आप लोगों को पता होगा साइमन, जिसने जीडीपी का नाम लिया था। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को जानने के लिए ये नियम प्रतिपादित किया था साइमन के द्वारा। तो पहले तो क्या होता था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही किसी भी देश की आर्थिक सेहत का पता बताते थे, परंतु साइमन ने एक ऐसा नियम दिया जो कि पूरे विश्व के देशों पर लागू किया जाए। तो जीडीपी के हिसाब से उसने बताया कि इस तरीके से जो है हम अब किसी भी देश की आर्थिक सेहत का पता लगा सकते हैं। तो उस समय जो थे वो साइमन आ चुके थे। तो साइमन की वजह से पूरा अमेरिका जो था वो प्रभावित था और उसने ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध से बचने की जो है वो कोशिश की, ताकि वो अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको बैलेंस करे रखे। यानी कि अर्थव्यवस्था को बैलेंस करे रखेगा तो यानी कि कहीं ना कहीं वो जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, और आर्थिक रूप से मजबूत होगा
तो आपको पता ही है आर्थिक रूप से मजबूत है तो सब चीज़ मजबूत ही है। तो भाई फिर क्या हुआ, तो अमेरिका जो है वो ज़्यादा समय तक अपने आप को रोक नहीं पाया युद्ध में आने के लिए। तो अमेरिका ने भी फिर युद्ध छेड़ दिया, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दोनों दूर रहता था। तो पूरब में जापान की ताकत फैली जा रही थी, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अपनी अमेरिकी नौसेना ठिकाने पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकाने को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिकी भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। तो दूसरे विश्व युद्ध में कूदने के बाद एक तरीके से युद्ध जो था वो मई 1945 में, ये आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा तो चित्र 12 में देखिए, भारतीय समाचार पत्रों में जर्मनी की हालत पर नज़र। तो हिटलर रिपोर्टेड डैट, तो इस तरीके की जो रिपोर्ट थी वो छप गई थी अखबारों में। तो देखिए चित्र 10 में भी हम देख लेते हैं। तो पोस्टर से घोषणा आपकी फॉक्सकॉन। तो देखिए इस पोस्टर से जरिए एहसास कराया जा रहा था लोगों को कि जो मज़दूर हैं वो भी अब एक अपनी कार खरीद सकते हैं। तो यानी कि लोगों को एक तरीके से दिलासा दिया गया कि लोग भी अपनी एक तरीके से वाहन को खरीद सकते हैं, जो मज़दूर हैं, जो मध्यम वर्ग से हैं, जो निम्न वर्ग से हैं। तो इस तरीके से उन्हें सपने दिखाए जाते थे। तो देखिए यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं। वर्त जर्मनी, दूरी शक्तियों को मदद देने वाले देश और जर्मन कब्जे वाले इलाके, और इटली और उसका इलाका, और तटरक्षी देश। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है कि जो जो उस समय के तटरक्षी है तो आपको एक तरीके से सन डालकर, ठीक है, तो आप 35 डाल लेंगे या कुछ भी डाल लेंगे। तो उसके सन के हिसाब से डालने के बाद आप जो भी है तो तटीय देश आप डाल लेंगे कि जर्मनी के तटीय देश ये थे, वर्त्य जर्मनी ये था। तो इससे होगा क्या कि जब आप मेंस में लिखने के लिए जाएंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिस पे आप डायग्राम बना सकते हैं या मैप बना सकते हैं, तो आपको अच्छे खासे जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। तो इसमें आपको मार्क्स गेन करने में मदद मिलेगी। और वैसे भी आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, तो ये 1942 का चित्र है। तो 1942 आप जब अपने नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो 1942 करने के बाद आप ये सभी नाम लिख सकते हैं। वर्त जर्मनी कौन कौन से देश आते हैं, या तटीय देश में कौन कौन से आते हैं, जर्मनी ने कौन कौन से इलाकों पर कब्जा किया था, ये कौन कौन से देश हैं। तो ये सभी जो देश हैं आप एक तरीके से क्रमानुसार लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको लगी होगी। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है और अगर आपको स्टोरी ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आपको इस चैप्टर को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। निसंदेह आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो कल हम बात करेंगे नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। तो यानी कि नात्सियों का एक तरीके से विश्व को देखने का क्या दृष्टिकोण था, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।